24 फरवरी 1968 सोवियत यूनियन के फार ईस्ट में मौजूद कामचात्का के रायबाची नेवल बेस से सोवियत की K-129 सबमरीन अपने रूटीन पेट्रोलिंग मिशन के लिए रवाना होती है। इसकी कमान कैप्टन फर्स्ट रैंक व्लादिमीर कोबजार के हाथों में थी, जो सोवियत नेवी के सबसे एक्सपीरियंस ऑफिसर्स में से एक थे। कोबजार समेत इस सबमरीन पर टोटल 98 सोवियत नेवी के क्रू मेंबर्स सवार थे। दूर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ये K-129 कोई आम सबमरीन नहीं थी, बल्कि इसकी क्षमता के कारण इसे सोवियत नेवी का साइलेंट किलर कहा जाता था। ये गोल्फ 2 क्लास की एक पावरफुल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी, जिसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी। K-129 के अंदर 3 हैवी R-21 बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात थी और हर एक मिसाइल पर लगभग 1 मेगाटन का न्यूक्लियर वॉरहेड लगा था। इसका सीधा सा मतलब था कि अकेली सबमरीन अमेरिका के बड़े से बड़े शहरों को पलक झपकते ही मलबे और राख के ढेर में बदलने की ताकत रखती थी। ये कोल्ड वॉर का वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत सुपीरियरिटी की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने को बेताब थे। इस दौर को द एरा ऑफ ब्रिंकमैनशिप कहा जाता है, जहां दोनों सुपर पावर्स युद्ध के इतने करीब खड़ी थी कि एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की आग में झोंक सकती थी। सुप्रीमेसी की इस जंग में स्पेस से लेकर समंदर की गहराइयों तक हर जगह दोनों देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस पावर स्ट्रगल का सबसे खतरनाक हिस्सा न्यूक्लियर ट्रायड था, जिसमें जमीन से मारने वाली मिसाइलें और आसमान से बम गिराने वाले विमान तो थे ही, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन्स इस शतरंज की सबसे खतरनाक चाल थी। ये सबमरीन्स महीनों तक पानी के नीचे छिपकर रह सकती थी और दुश्मन देश के कोस्ट के करीब जाकर बिना किसी वार्निंग के न्यूक्लियर अटैक कर सकती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन सबमरीन्स को डिटेक्ट करना भी आसान नहीं था। इसी हाई टेंशन के बीच सोवियत यूनियन की नेवी ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियारों को स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर तैनात किया और K-129 भी उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी। इसका मिशन पैसिफिक ओशन में हवाई के आसपास पेट्रोल करना था, ताकि वॉर की सिचुएशन में अमेरिका के मेजर नेवल बेसेस और सिटीज को टारगेट किया जा सके। इसी मिशन के साथ K-129 सबमरीन पैसिफिक ओशन की गहराइयों में आगे बढ़ती जा रही थी। उसे अपने सफर पर करीब 12 दिन हो चुके थे और अब वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हवाई से लगभग 1560 माइल्स नॉर्थ वेस्ट की दिशा में एक बेहद सुनसान इलाके में मौजूद थी। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही सेंसिटिव जोन था, जहां से अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर नजर रखना आसान था। कुल मिलाकर अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 8 मार्च 1968 को समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा होता है जिसने मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी। सोवियत नेवी के सख्त नियमों के मुताबिक हर सबमरीन को एक फिक्स टाइम पर मॉस्को हेडक्वार्टर को रेडियो सिग्नल भेजना होता था, ताकि उनकी लोकेशन और खैरियत का पता चलता रहे। लेकिन 8 मार्च को K-129 की तरफ से आने वाला वो रेगुलर सिग्नल अचानक बंद हो जाता है। ऑपरेटर बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा मिल रहा था। रेडियो पर छाया यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत था। शुरुआत में सोवियत कमांडर्स ने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए सोचा कि शायद ये कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, लेकिन एक के बाद एक कई दिन बीत जाते हैं, मगर K-129 से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब चिंता के कारण सोवियत हाई कमांड के माथे पर भी पसीना आने लगता है और उन्हें बार बार ये डर सताने लगता है कि कहीं अमेरिका ने उनकी सबमरीन को इंटरसेप्ट तो नहीं कर लिया, या वो सबमरीन कहीं डूब तो नहीं गई। अनहोनी की इसी आशंका ने सोवियत यूनियन को इतिहास का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद सोवियत नेवी के दर्जनों वॉरशिप्स और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट्स उस पूरे मैरीटाइम जोन में फैला दिए जाते हैं, जहां आखिरी बार K-129 के होने की उम्मीद थी। दिन रात सर्च ऑपरेशन चलता रहता है। हर सिग्नल और हर शैडो को शक की नजर से देखा जाता है। पूरे 1 महीने तक सोवियत नेवी समंदर का कोना कोना छान मारती है, लेकिन नतीजा बिल्कुल जीरो रहता है। इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी उन्हें समंदर में उस सबमरीन का कोई सुराग नहीं मिलता। उन्हें यह तक नहीं पता था कि उस K-129 सबमरीन, उसमें तैनात 3 न्यूक्लियर वॉरहेड्स और उस पर सवार 98 लोगों के साथ आखिर हुआ क्या है। ऐसा लग रहा था मानो उस सबमरीन को समंदर ने जिंदा निगल लिया हो। आखिरकार थक हार कर सोवियत यूनियन भारी मन से अपना सर्च ऑपरेशन बंद कर देता है। यह सोवियत यूनियन के लिए सिर्फ एक मिलिट्री लॉस नहीं, बल्कि एक मैसिव स्ट्रेटेजिक ट्रेजेडी थी। उन्होंने न केवल अपने
ने 98 जवान खोए थे, बल्कि उनके वो 3 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी गायब थे, जो उस समय की सबसे सेंसिटिव और टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी का हिस्सा थे। सोवियत लीडरशिप को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर इन मिसाइलों की टेक्नोलॉजी किसी तरह अमेरिका के हाथ लग गई तो उनकी पूरी नेशनल सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ जाएंगी। सोवियत का ये डर बेवजह नहीं था। असल में इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान अमेरिका चुपचाप सोवियत की हर एक एक्टिविटी पर नजर गड़ाए बैठा था। जब पैसिफिक ओशन के एक खास हिस्से में सोवियत यूनियन के जहाज और एयरक्राफ्ट लगातार एक ही जगह पर अपनी खोई हुई सबमरीन K-129 को पागलों की तरह ढूंढने में लगे हुए थे, तभी अमेरिकन इंटेलिजेंस को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जल्द ही अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को यह कंफर्म हो गया कि सोवियत सबमरीन K-129 अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ समुद्र में कहीं गुम हो चुकी है। यही से कहानी एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है। CIA अब सिर्फ इस घटना को ऑब्जर्व करने तक सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि वो कुछ ऐसा करने की तैयारी में थी जिससे जासूसी की दुनिया के सारे पैमाने बदल जाने वाले थे। एक ऐसा प्लान जो सुनने में पागलपन जैसा लगता था, लेकिन अगर सफल हो जाता तो इतिहास बन जाता। CIA ठान लेती है कि वो सोवियत की उस खोई हुई K-129 सबमरीन को सिर्फ ढूंढेगी ही नहीं, बल्कि उसे सोवियत यूनियन की नाक के नीचे से चुरा कर ले जाएगी। दरअसल जब 8 मार्च को K-129 सबमरीन का सोवियत कमांडर्स से कनेक्शन टूटा था, उसी वक्त अमेरिका के टॉप सीक्रेट साउंड सर्विलियंस सिस्टम यानी सोसस ने समंदर की गहराइयों में एक जोरदार धमाके की आवाज रिकॉर्ड की थी। इससे उन्हें रफ आइडिया हो गया था कि समंदर के भीतर कुछ तो बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उसके बाद जब सोवियत के शिप्स और एयरक्राफ्ट्स पैसिफिक ओशन के एक खास इलाके में बार बार सर्च करते दिखे, तो अमेरिका को यह कंफर्म हो गया कि सोवियत की K-129 सबमरीन समंदर में गुम हो चुकी है, जिसमें 3 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी मौजूद थे। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अगर अमेरिका इन मिसाइल्स या सबमरीन के हिस्सों तक पहुंच जाता और उन्हें रिवर्स इंजीनियर कर लेता, तो वो सोवियत न्यूक्लियर सिस्टम्स की वर्किंग समझ सकता था और सोवियत के फ्यूचर अटैक्स के खिलाफ खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकता था। यही वजह थी कि जैसे ही सोवियत ने हार मानकर सर्च ऑपरेशन बंद किया, अमेरिका तुरंत उसे ढूंढने का मिशन शुरू कर देता है, जिसे ऑपरेशन सैंड डॉलर नाम दिया जाता है। अमेरिका अपने अलग अलग मॉनिटरिंग स्टेशन से मिले डेटा के जरिए सबमरीन की लगभग एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट कर लेता है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन के पास पैसिफिक ओशन की गहराइयों में मौजूद थी। लोकेशन मिलते ही अमेरिका अपनी सबसे एडवांस और खुफिया सबमरीन USS हैलीबर्ट को काम पर लगा देता है। ये एक ऐसी स्पेशल सबमरीन थी जिसे खास तौर पर जासूसी के लिए मॉडिफाई किया गया था। USS हैलीबर्ट समंदर के नीचे किसी चलते फिरते हाईटेक लैब जैसी थी, जो हजारों फीट अंधेरी गहराइयों में भी दुश्मन के राज ढूंढ निकालने की काबिलियत रखती थी। 15 जुलाई 1968 को जब पूरी दुनिया की नजरें वियतनाम वॉर और स्पेस रेस पर टिकी हुई थी, USS हैलीबर्ट पर्ल हार्बर से एक बेहद सीक्रेट मिशन के लिए रवाना होती है। अमेरिकी नेवी भले ही साउंड डेटा की मदद से सर्च एरिया को काफी हद तक नैरो डाउन कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो इलाका थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर माइल्स में फैला था। कई हफ्तों तक USS हैलीबर्ट अपने सोनार, स्ट्रोब्स और रोबोटिक कैमरास के जरिए अंधेरे समंदर में हजारों फीट नीचे तक लगातार खोजबीन करती रहती है। हर दिन सैकड़ों तस्वीरें ली जाती और सरफेस पर मौजूद फोटो टेक्नीशियंस उनकी बारीकी से जांच करते। धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़कर 20,000 से ज्यादा फोटोज तक पहुंच जाता है और एक दिन वो ऐतिहासिक पल भी आ जाता है जिसका इंतजार किया जा रहा था। जब उन 20,000 इमेजेस का बारीकी से एनालिसिस किया जाता है तो CIA के एनालिसिस रूम में सन्नाटा छा जाता है। उन तस्वीरों में लगभग 16,000 फीट की गहराई का वो मंजर कैद था जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा था कि सोवियत की K-129 सबमरीन समुद्र के अंदर 16,000 फीट नीचे टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई थी। उसके फटे हुए लोहे के विशाल टुकड़े इधर उधर बिखरे थे। आसपास घातक न्यूक्लियर वॉरहेड्स दिखाई दे रहे थे और यहां तक कि उसके अंदरूनी मशीनों के हिस्से भी साफ नजर आ रहे थे। अमेरिका अब 100% कंफर्म हो चुका था कि उन्होंने उस सोवियत साइलेंट किलर की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ ली है, जो किसी कारण क्रैश करके समंदर में डूब चुकी है। इतना ही नहीं, CIA एक्सपर्ट्स को यह भी पता चलता है कि सबमरीन की एक न्यूक्लियर मिसाइल अभी भी काफी हद तक इंटैक्ट है। पूरी सबमरीन का वजन करीब 2700 टन था, लेकिन CIA की नजर उसके उस हिस्से पर थी जो लगभग 1500 से 1750 टन का था, क्योंकि उसी हिस्से में मिसाइल और सेंसिटिव इक्विपमेंट होने की पॉसिबिलिटी थी। उनके दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि अगर उस हिस्से को किसी तरह सरफेस तक उठा लिया जाए तो सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और शायद उनके
के सीक्रेट कोड्स उनके हाथ लग सकते हैं। लेकिन ये जैकपॉट हासिल करना इतना आसान नहीं था। सोवियत यूनियन भले ही अपनी सबमरीन को खुद नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करता कि अमेरिका जैसा दुश्मन देश उसकी सबमरीन को उसकी नाक के नीचे से निकाल ले जाए। और अगर बाय चांस अमेरिका किसी तरह सोवियत को चकमा दे भी देता तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर 16,000 फीट यानी लगभग 5 किलोमीटर की गहराई से वहां से इतनी भारी सबमरीन को सरफेस तक कैसे लाया जाएगा। उस समय तक इतनी गहराई से सबसे भारी ऑब्जेक्ट सिर्फ करीब 50 टन का उठाया गया था, जबकि K-129 का टारगेटेड हिस्सा उससे 30 गुना से ज्यादा भारी था। यह मिशन इतना ज्यादा रिस्की था कि इसको लेकर यूएस नेवी और CIA के बीच भी टकराव शुरू हो गया। यूएस नेवी का मानना था कि यह मिशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और इतना बड़ा रिस्क लेना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर सोवियत यूनियन को इसकी भनक लग जाती तो यह मामला सीधे एक खुले युद्ध में बदल सकता था। वहीं दूसरी तरफ CIA इसे हर हाल में अंजाम देना चाहती थी। CIA को भी पता था कि इसमें सक्सेस की पॉसिबिलिटी मुश्किल से 10% है, लेकिन वो इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। और यही से शुरू होता है CIA का वो मास्टर प्लान जो सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगता। जनवरी 1969 में जैसे ही रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, वो CIA को इस मिशन के लिए हरी झंडी दे देते हैं। इसके साथ ही CIA पूरी तरह एक्टिव होकर प्रोजेक्ट एज़ोरियन शुरू कर देती है। CIA को सबसे पहले सोवियत की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक ऐसी कवर स्टोरी तैयार करनी थी जिससे सोवियत को कानों कान खबर ना हो कि अमेरिका उसकी सबमरीन को चोरी करने का प्लान बना रहा है। लेकिन समस्या ये थी कि इतने बड़े ऑपरेशन को सोवियत यूनियन की तेज नजरों से आखिर कैसे छिपाया जाए। यही से कहानी में अमेरिका के मशहूर बिलियनियर बिजनेसमैन हावर्ड ह्यूज की एंट्री होती है। उस समय ह्यूज की छवि एक ऐसे बिजनेसमैन की थी जो अक्सर अजीब और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाते थे। CIA इसी इमेज का फायदा उठाते हुए ह्यूज के साथ मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार करती है जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। पूरी दुनिया को यह बताया जाता है कि हावर्ड ह्यूज समंदर की गहराइयों में मौजूद रेयर मिनरल्स, खासकर मैंगनीज नोड्यूल्स को निकालने के लिए एक रेवोल्यूशनरी डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इस कवर स्टोरी को इतना असली बनाया जाता है कि न केवल सोवियत यूनियन बल्कि खुद अमेरिकी संसद, साइंटिफिक कम्युनिटी और आम जनता इसे सच मानने लगती है। ह्यूज टूल कंपनी के नाम पर साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश करवाए जाते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाता है और मीडिया में इस नैरेटिव को केयरफुली प्लांट किया जाता है। इस कहानी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए CIA इसमें हॉलीवुड का तड़का भी लगाती है। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर रॉबर्ट एंडरसन को इस प्रोजेक्ट का चेहरा बनाया जाता है ताकि मीडिया और पब्लिक को लगे कि ये सचमुच एक अमीर बिजनेसमैन का कमर्शियल वेंचर है। इतने शातिर प्लान की वजह से किसी को जरा सा भी शक नहीं होता कि इस माइनिंग प्रोजेक्ट के पीछे कोल्ड वॉर का सबसे डेयरिंग हाइस्ट छिपा हुआ है। इस कवर स्टोरी के पीछे असल में ह्यूज ग्लोमर एक्सप्लोरर नाम का एक ऐसा जहाज बनाया जा रहा था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। 619 फीट लंबा और करीब 50,000 टन वजनी ये जहाज ऊपर से एक साधारण माइनिंग वेसल लगता था, लेकिन इसके अंदर छिपी टेक्नोलॉजी उस समय की कल्पना से भी आगे थी। दरअसल CIA ने यह समझ लिया था कि अगर सोवियत सबमरीन को समंदर से निकालकर सीधे सरफेस पर लाया गया तो सोवियत सैटेलाइट्स और सर्विलियंस एयरक्राफ्ट तुरंत उसे पकड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने इस जहाज के अंदर ही पूरा एक्सट्रैक्शन सिस्टम डिजाइन किया। ऊपर से देखने पर एक साधारण माइनिंग शिप जैसे दिखने वाले इस जहाज के असली राज इसके जाइगेंटिक हल के अंदर छिपे थे। जहाज के निचले हिस्से में एक लार्ज सीक्रेट डोर था जिसे मून पूल कहा जाता था। ये इतना बड़ा था कि एक पूरी सबमरीन इसके अंदर समा सकती थी। इसी मून पूल के अंदर एक जाइगेंटिक क्लॉ यानी एक विशाल पंजे को बनाकर छिपाया गया था जिसे क्लेमेंटीन नाम दिया गया। उस क्लॉ का काम 16,000 फीट नीचे ओशन फ्लोर तक जाकर उस K-129 सबमरीन को धीरे धीरे ऊपर खींचकर सीधे जहाज के अंदर लाना था। यानी पूरा ऑपरेशन पानी के अंदर ही होना था ताकि ऊपर से गुजर रहे सोवियत एयरक्राफ्ट्स या आसपास मौजूद शिप्स को जरा भी भनक ना लगे। इस पूरे मिशन की तैयारी में 5 साल से ज्यादा का समय और करीब $800 मिलियन खर्च हो जाते हैं, जो उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। और यही से शुरू होता है कोल्ड वॉर का वो खतरनाक दाव जहां बात सिर्फ एक सबमरीन की नहीं थी बल्कि 2 सुपर पावर्स की सुप्रीमेसी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर सिक्योरिटी दाव पर लगी हुई थी। 20 जून 1974 की सुबह कोल्ड वॉर के इतिहास की सबसे तनावपूर्ण सुबहों में से एक थी। CIA अपना सबसे डेयरिंग ऑपरेशन लॉन्च करती है और ह्यूज ग्लोमर एक्सप्लोरर पैसिफिक ओशन की लहरों को चीरते हुए रवाना हो जाता है। इस जहाज पर करीब 200 क्रू मेंबर्स सवार थे। ऊपर से देखने पर ये सभी हावर्ड ह्यूज की कंपनी के कर्मचारी लग रहे थे जो समंदर से रेयर मिनरल्स निकालने के काम में जुटे थे, लेकिन हकीकत
हकीकत में इनमें CIA के शातिर एजेंट्स, US नेवी के माहिर स्पेशलिस्ट और कई कॉन्ट्रैक्टर्स शामिल थे। सोवियत सर्विलेंस से बचने के लिए ये क्रू जहाज पर फेक माइनिंग एक्टिविटीज करता है ताकि किसी भी सैटेलाइट या जहाज को उन पर शक ना हो। इस तरह ह्यूज ग्लोमर एक्सप्लोरर 4 जुलाई 1974 को उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां नीचे 5 किलोमीटर की गहराई में K-129 सबमरीन पड़ी हुई थी। इसके बाद पूरी सीक्रेसी के साथ अमेरिकन टीम अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तरफ टेक्निकल चैलेंजेस थे तो दूसरी तरफ ये परेशानी थी कि उस इलाके में सोवियत यूनियन के शिप्स और एयरक्राफ्ट मंडरा रहे थे। माहौल इतना टेंस था कि जहाज पर मौजूद हर इंसान की धड़कनें तेज थी। कोल्ड वॉर के उस तनावपूर्ण माहौल और जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए ये एक बेहद हाई रिस्क ऑपरेशन था। अमेरिका जानता था कि अगर ये दाव उल्टा पड़ा तो बात सिर्फ एक जहाज के पकड़े जाने तक नहीं रुकेगी, बल्कि ये दो न्यूक्लियर सुपर पावर्स के बीच सीधे टकराव का कारण बन सकती थी। CIA के अधिकारी ये सब सोच ही रहे थे कि इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिससे पूरे मिशन पर खतरे के बादल मंडराने लगते हैं। जब अमेरिकन टीम ह्यूज ग्लोमर एक्सप्लोरर से सीक्रेटली उस क्लॉ को नीचे समंदर में भेजने का काम कर रही थी, तभी सोवियत यूनियन के दो जहाज SB-10 और चाज़मा अपनी दिशा बदलते हैं और सीधे ग्लोमर एक्सप्लोरर की तरफ बढ़कर उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। अगले ही पल उस अमेरिकी जहाज के लिए सोवियत अधिकारियों की रेडियो पर कड़कती आवाज गूंजती है कि वो लोग इस एरिया में क्या कर रहे हैं। सोवियत शिप का ये सवाल सुनते ही पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है और CIA के एजेंट्स के चेहरों पर अचानक हवाइयां उड़ने लगती है। सबके मन में एक ही बात चल रही थी कि क्या उन्हें शक हो गया है। लेकिन तभी पहले से तैयार की गई कवर स्टोरी काम आती है। ग्लोमर एक्सप्लोरर का क्रू बड़ी चतुराई और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि हम यहाँ बिलियनियर हार्वर्ड ह्यूज के लिए डीप सी माइनिंग कर रहे हैं। हम समंदर के फर्श से मैंगनीज नोड्यूल्स निकाल रहे हैं और इस रिसर्च में हमें कुछ हफ्ते लगेंगे। सोवियत अधिकारी उस जायंट शिप और उस पर लगे अजीबोगरीब टावर्स को शक की निगाहों से देख रहे थे। उस दौर में सोवियत यूनियन शायद ही अमेरिका की किसी बात पर भरोसा करता, लेकिन माइनिंग और हार्वर्ड ह्यूज का नाम सुनकर वो भी झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में मीडिया के जरिए इस माइनिंग प्रोजेक्ट की खबर पहले ही फैला दी गई थी। थोड़ी देर की निगरानी के बाद जैसे ही सोवियत शिप्स अपना रास्ता बदलकर लहरों में उछल होते हैं, ग्लोमर एक्सप्लोरर के कंट्रोल रूम में सबकी जान में जान आती है। इसके बाद बिना टाइम बर्बाद किए मिशन कमांडर क्लेमेंटीन नाम के उस विशाल पंजे को डिप्लॉय करने का आदेश दे देते हैं। इसके बाद जहाज के हल के अंदर मौजूद विशाल मून पूल का धीरे धीरे दरवाजा खुलता है और अंधेरी गहराइयों में वो विशाल क्लॉ धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। लेकिन समंदर की सतह से लगभग 5 किलोमीटर नीचे उस क्लॉ को पहुंचाना लगभग असंभव काम था। उस क्लॉ को नीचे भेजने के लिए लंबे लंबे स्टील पाइप्स को जोड़कर हजारों फीट लंबी चेन जैसी बनाई गई थी। अमेरिकन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस पसीने से तरबतर थे। जहाज पर लगा विशाल ड्रिलिंग टावर धीरे धीरे उन पाइप्स को समंदर में उतार रहा था। यह प्रोसेस कई दिनों तक चलता है, जहां हर सेकंड करोड़ों डॉलर और अमेरिका की साख दांव पर लगी थी। आखिरकार कई दिनों के भारी तनाव और सब्र के बाद जहाज के सेंसर्स ये कंफर्म करते हैं कि वो जायंट क्लॉ ठीक K-129 के मलबे के ऊपर अपनी पोजीशन ले चुका है। उस घोर अंधेरी गहराई में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां वो विशाल पंजा अपनी फौलादी पकड़ बनाता है और सोवियत सबमरीन को जकड़ लेता है, जिसे सोवियत यूनियन हमेशा के लिए खोया हुआ मान चुका था। उसके बाद उस भारी भरकम सबमरीन को ऊपर खींचने का काम शुरू होता है। पाइप्स को बहुत ही धीमी गति से वापस ऊपर खींचा जा रहा था ताकि सबमरीन का संतुलन ना बिगड़े। कई दिनों की इस धीमी और थका देने वाली मेहनत के बाद आखिरकार जब सबमरीन पानी में काफी ऊपर आ चुकी थी, तभी अचानक पूरे ग्लोमर एक्सप्लोरर में एक भयानक और दिल दहला देने वाला झटका महसूस होता है। उस जायंट क्लॉ के कुछ हिस्से उस वाटर प्रेशर और सबमरीन के वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और एक एक करके टूटने लगते हैं। ये देखते ही कंट्रोल रूम में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। मॉनिटर्स पर दिखा रहा था कि पंजे की पकड़ ढीली पड़ रही है और सोवियत सबमरीन का संतुलन बिगड़ चुका है। जैसे ही वो मेन क्लॉ टूटता है, सबमरीन का लगभग 2/3 हिस्सा अपनी भारी ग्रेविटी और प्रेशर के कारण अलग हो जाता है और तेज रफ्तार से वापस उस अंधेरी खाई में जा गिरता है जहां से उसे निकाला गया था। CIA एजेंट्स के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं था, क्योंकि सबमरीन में मौजूद सबसे कीमती चीज यानी सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स और उनका कंट्रोल सिस्टम उसी पिछले हिस्से में थे जो टूटकर वापस नीचे गिर गया था। उस वक्त कंट्रोल रूम में जो टेंशन और हताशा थी, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। इसी हताशा के माहौल के बीच
बीच जो थोड़ा सा हिस्सा उस पंजे के बची खुची पकड़ में रह गया था, उसे बड़ी सावधानी से जहाज के मून पूल के अंदर खींचा जाता है। अमेरिका के हाथ उस सबमरीन का सिर्फ फॉरवर्ड सेक्शन ही लगा था। हालांकि इस अधूरी जीत में भी कुछ ऐसी चीजें हाथ लगी जिन्होंने अमेरिकन इंटेलिजेंस को बड़ी राहत दी। अमेरिका के हाथ सोवियत के 2 न्यूक्लियर टॉर्पीडोज लगते हैं, जो सोवियत यूनियन की अंडर वाटर फायर पावर और उनकी वॉरहेड डिजाइन को समझने के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके अलावा उन्हें कुछ क्रिप्टोग्राफिक मशीन्स और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, जिनसे सोवियत नेवी के सीक्रेट कम्युनिकेशंस और उनकी वर्किंग स्टाइल का एक रफ आइडिया लगाया जा सकता था। अमेरिका को उस सबमरीन से सोवियत के सोनार इक्विपमेंट और कुछ जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले थे। इसके अलावा CIA को उस सबमरीन से 6 सोवियत नौसैनिकों के शव भी मिले थे। CIA ने उन मृत सोवियत सैनिकों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ वापस समंदर में दफना दिया और इस फ्यूनरल की उन्होंने वीडियो भी बनाई। लेकिन CIA अब भी इस अधूरी जीत से सेटिस्फाइड नहीं थी। उनके पास अभी भी उन न्यूक्लियर मिसाइल्स और कोडिंग बुक्स को हासिल करने का जुनून सवार था, जो मलबे के साथ वापस नीचे गिर गई थी। इसलिए CIA तुरंत प्रोजेक्ट मैटाडोर के नाम से एक दूसरे ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और जल्द ही जासूसी के इतिहास का सबसे बड़ा पर्दाफाश होने वाला था। दरअसल इस ऑपरेशन के दौरान हार्वर्ड ह्यूज के ऑफिस से कुछ बेहद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाते हैं, जिनमें इस पूरे मिशन की सच्चाई छिपी थी। जब CIA के डायरेक्टर विलियम E. कॉल्बी को इस बात का पता चलता है तो उनकी चिंता काफी बढ़ जाती है। उन्हें डर था कि अगर ये जानकारी बाहर आई तो न केवल पहला ऑपरेशन एक्सपोज होगा, जिससे सोवियत यूनियन का गुस्सा भी भड़क उठेगा, बल्कि दूसरा ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसी वजह से विलियम कॉल्बी उन सभी अखबारों से जिनके पास सीक्रेट फाइल होने की आशंका थी, उनसे सीक्रेटली अपील करते हैं कि इस मिशन से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक ना करे, क्योंकि ये सीधे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। कुछ समय तक सब कुछ कंट्रोल में रहता है, लेकिन फिर 7 फरवरी 1975 को लॉस एंजलिस टाइम्स एक रिपोर्ट छाप देता है, जिसमें चोरी हुए डॉक्यूमेंट्स ह्यूज, CIA और सबमरीन रिकवरी मिशन के बीच कनेक्शन को जोड़कर दिखाया जाता है। लेकिन CIA को असली झटका मार्च 1975 में लगता है, जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जैक एंडरसन नेशनल टेलीविजन पर इस पूरे ऑपरेशन की अच्छे से पोल खोल कर रख देते हैं। वो साफ बताते हैं कि ग्लोमर एक्सप्लोरर कोई माइनिंग जहाज नहीं, बल्कि सोवियत सबमरीन चुराने का एक जासूसी हथियार है। वो गवर्नमेंट को ये कहते हुए भी क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसे फिजूल ऑपरेशंस में टैक्स पेयर्स का पैसा उड़ाया जा रहा है। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई और दुनिया को उस सीक्रेट ऑपरेशन की हकीकत पता चल गई, जिसे CIA ने छिपा कर रखा था। इस खुलासे के बाद सोवियत यूनियन आग बबूला हो गया। उन्होंने तुरंत अपने वॉरशिप्स उस लोकेशन पर तैनात कर दिए ताकि अमेरिका दोबारा वहां पहुंच भी ना सके। इतना ही नहीं, सोवियत ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर अमेरिका दोबारा उस जगह पर गया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। CIA के लिए ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक शर्मिंदगी थी और इसके बाद CIA को मजबूरन अपना दूसरा ऑपरेशन हमेशा के लिए बंद करना पड़ गया। दिलचस्प बात यह है कि जब पत्रकारों ने CIA से इस बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो आज भी खुफिया एजेंसियों की दुनिया में मशहूर है। उन्होंने कहा, वी कैन नीदर कंफर्म नॉर डिनाई। इसी घटना के बाद से यह मशहूर ग्लोमर रिस्पॉन्स कानून और जासूसी की वोकैबुलरी का हिस्सा बन गया। इस तरह K-129 के बाकी राज हमेशा के लिए समंदर की उस अंधेरी गहराई में दफन हो गए। इसके अलावा ये भी आज तक राज ही बना हुआ है कि आखिर K-129 सबमरीन समंदर में कैसे डूबी थी। बाद में इस मिशन से इंस्पायर्ड कुछ बेहद मशहूर फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं, जिनमें एजोरियन, द रेजिंग ऑफ द K-129, द स्पाई हु लव्ड मी और फैंटम काफी ज्यादा फेमस है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने जिन 6 सोवियत नौसैनिकों के शव बरामद किए थे, उनके फ्यूनरल की वीडियो अमेरिका ने 1992 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद रशिया को सौंप दी। इतना ही नहीं, सबमरीन की घंटी भी अमेरिका ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर वापस कर दी। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ फ्यूनरल की वीडियो ही नहीं बनाई थी, बल्कि उसने इस पूरे ऑपरेशन की वीडियो रिकॉर्ड की थी, जब करीब 5 किलोमीटर की गहराई से सबमरीन को चोरी किया गया था। लेकिन वो वीडियो आज भी क्लासिफाइड है और उसे पब्लिक नहीं किया गया। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि कोल्ड वॉर का वो दौर कितना खतरनाक था, जहां दुश्मन देश के खुफिया राज हासिल करने की भूख इस पागलपन की हद तक जा पहुंची थी कि समंदर की सबसे गहरी खाई भी इंसानी लालच और जुनून को रोक नहीं पाई।